स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग कर रहे थे यूपीएसआई के लिए याददाश्त लौटाने वाली क्लास। तो चलिए उस क्लास में शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग संधि कर रहे थे, संधि में हमने स्वर संधि समाप्त कर ली थी। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। तो जल्दी से याद करेंगे व्यंजन संधि क्या है। तो हम जानते हैं कि व्यंजन संधि का मतलब होता है अगर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ हो या किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ हो या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ हो। तीन स्थिति इसमें होती हैं, तीनों में से कोई सी भी स्थिति हो और जब इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारी संधि व्यंजन संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि को याद करने के लिए आपको व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप व्यंजन संधि को सही ढंग से याद कर पाते हैं। तो जल्दी से फटाफट से दोहरा लेते हैं, याद कर लेते हैं कि जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि व्यंजन हमारे 33 प्रकार के, यानी जो परंपरागत रूप से व्यंजन है हमारे 33 प्रकार के, उसी को हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें हमारे आते हैं, यानी यहाँ तक ये व्यंजन हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। ये आपको याद आ गया होगा, ये स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजन में ये हमारे ये प्रथम वर्ग है, यानी वर्ण है, अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण है। ठीक है, तो अपने अपने वर्ग के ये आपको याद है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। तो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन आपको अच्छे से याद होगा और ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तभी व्यंजन संधि आप कर पाते हैं। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, तो ये आपको याद आ ही गया होगा कि ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, यर ल व, और ये हमारा ऊष्म व्यंजन है जिसमें हमारा तालु श, मूर्धा श, दंत स और ह आ जाता है। तो ये आपको याद है। तो चलिए फिर व्यंजन संधि के नियमों को याद करते हैं, दोहराते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला नियम हमारा कहता है व्यंजन संधि का कि जो हमारा प्रथम वर्ण है उस प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किस स्थिति में होता है? तो हम जानते हैं कि अगर हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, कोई क, च, ट, त, प में से कोई हो और इसका मेल किसी स्वर से होता हो, किसी तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन में से किसी से, तो इनका जब आपस में मेल होता है तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम वर्ण है ये अपने अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ये आपको याद ही है। तो आपको पता होगा यहाँ पर घुसपैठिया वाली विधि लगेगी, है ना। यानी यहाँ पर हमारा जो ये क है ये बदल जाएगा अपने तीसरे में, ये जो च है ये बदल जाएगा अपने तीसरे में, इसका तीसरा ज हो जाएगा, ये बदल जाएगा अपने तीसरे में, इसका तीसरा ड हो जाएगा, ये जो त है ये बदल जाएगा अपने तीसरे में, इसका द हो जाएगा और ये बदल जाएगा अपने तीसरे में। ठीक है, तो ये याद आ गया आपको। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस रहेगा। तो ये नियम आपको याद आ ही गया होगा। फटाफट से उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे दिया है हमारा यहाँ त दिया है सत प्लस भावना, त है यानी ये वाला वर्ण, और यहाँ दिया है भ, भ यानी भ हमारा कौन सा हो गया, चौथा वर्ण हो गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये त अपने तीसरे किस में बदलेगा, इसमें, तो ये द में बदल गया और यहाँ पे हमारे पास जो कुछ है वो उतर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचेगा, स बचेगा। अब इसे हम जोड़ देंगे, ये आ गया आधा द हो गया और यहाँ पे हमारा शब्द ये पूरा उतार दिया और शब्द हमारा बन गया सद्भावना। ठीक है, दूसरा शब्द हम देखेंगे स्वर के साथ। तो यहाँ पे क का मेल स्वर से हो रहा है, ये हमारा क और ये हमारा स्वर। जब इनका आपस में मेल होता है तो क अपने तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है और यहाँ पर ये जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसमें जो ये ई है इस ग को पूरा कर देता है। तो ये ग हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा बचा हुआ टुकड़ा और शब्द बन जाता है वागीशा। वाक माने आवाज, ईशा माने देवी के लिए कहते हैं, ईश से बना है, ईश शब्द में आ जुड़ा है यानी देवी। तो आवाज की देवी अर्थात यहाँ पर सरस्वती आ जाएगा। वागीसा सरस्वती का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए।
ईसा की जगह ईस हो जाता है अगर, तो वागीस हो जाएगा। वागीस कवि का पर्यायवाची होता है, ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। तो ये आ गया आपको। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, अगर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो ये व्यंजन हमेशा आधा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, जल्दी से याद करेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम था कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कब होता है। तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन किस स्थिति में होता है, यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण कोई सा भी किससे मेल करता है, किसी पंचमाक्षर से करता है। तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। क बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में, इसका पंचमाक्षर हो गया। च बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में, ट बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में, त बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में, प बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है, याद है ना, याद आ रहा है ना किस तरह से पढ़ाया था, कैसे हमने अभ्यास किया था। अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ दिया है हमारा त का मेल हो रहा है न पंचमाक्षर से। यहाँ हमारे पंचमाक्षर होते हैं ना, तो ये न क्या है, पंचमाक्षर है। तो जब त इसके साथ मिलेगा तो ये त का पंचमाक्षर क्या होता है, तो त का पंचमाक्षर न है, तो ये त अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, और यहाँ पर ये जस का तस पूरा का पूरा, और यहाँ टुकड़ा आ जाएगा, और शब्द हमारा क्या बन जाएगा, तो शब्द हमारा बन गया जगन्नाथ। ठीक है, तो इस तरह से दो नाम हमारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा ट है, ट का मेल हमारा फिर से पंचमाक्षर से हो रहा है। अब ये नहीं सोचे कि मैम ये तो ऊ आ रहा है, पहला वर्ण तो हमारा पंचमाक्षर ही है ना, तो दोनों का मेल यहाँ पे होगा। ये ट बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, ट का पंचमाक्षर क्या है, ये आ गया। यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा, और यहाँ पे ये वर्ण आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं क्योंकि जल्दी कर रही हूँ, ये आधा रहेगा और ये शब्द हमारा बन जाएगा सन्मुख, यानी सट। सट माने होता है छह और मुख माने मुख, तो ये शब्द बन गया सन्मुख। तो छह मुख वाला अर्थात कार्तिकेय, तो सन्मुख। अब ये कहना कि सटमुख बोलेंगे मैम, नहीं, सट यहाँ पे है, ये न हो गया है ना, तो सन्मुख बोला जाएगा, और ये कार्तिकेय का पर्यायवाची हो जाता है। इस तरह से आपको पर्यायवाची भी याद हो जाते हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे। आगे पॉइंट आता है हमारा तीसरा नियम है। तीसरा नियम जिसमें हमारा त संबंधित नियम आता है, और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा व्यंजन संधि में त संबंधित नियम ही होते हैं, और विवाद भी, यार कहें अपवाद, सॉरी विवाद नहीं अपवाद, अपवाद भी त वाले से ही हमारे निकलते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम देखें कि त कैसे अलग अलग करता है, किसके साथ क्या मेल करता है। तो त संबंधित नियम में हम यहाँ पर देखते हैं, पहला आता है कि त कब च में परिवर्तित होता है, किस परिस्थिति में त च में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यदि हमारे त का मेल किसी च या छ से होता है तो ऐसी स्थिति में ये वाला त सदैव च में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ जो कुछ भी है वो जस का तस उतर जाएगा। याद आया, ये पॉइंट हमने याद किया था। तो यहाँ हम देखेंगे शब्द है हमारा जगत प्लस छाया, त का मेल छ से, तो यहाँ ये जो त है ये हमारा किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। यहाँ पर जो भी शब्द है उतार देंगे हम, क्योंकि वही घुसपैठिया नियम लागू हो रहा है ना, तो वो तो याद ही है ना आप लोगों को किस तरह से किया था हमने। चलिए अब इसको जोड़ देंगे, तो यह शब्द हमारा बन गया जगत छाया। शब्द क्या बन गया हमारा, जगत छाया। तो यही शब्द आपके वर्तनी शुद्धिकरण में लिखने के लिए आते हैं। अगर जगत छाया आ जाता है तो छात्र सोचता है कि जिस ये वाला जो शब्द लिखा होता है आधा त करके ऐसे लिखा होता है, इसको सही कर आता है, क्योंकि बैठ के सोचेगा कि जगत प्लस छाया से बना जगत छाया होगा, जबकि ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि इसमें लागू हो जाती है हमारी व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट त में दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो
त है, इस त का परिवर्तन ज में कब होता है, ये हमें जानना है। यानी त का परिवर्तन ज में कब होता है, किस स्थिति में। तो यदि किसी त का मेल किसी ज या झ से होता है तो ये दोनों आपस में मेल करके त को बदल देते हैं किसमें, ज में, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाता है। और ये वाला फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है इस नियम के लिए। और आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हम देखते हैं उत प्लस ज्वल, जब दोनों का मेल होता है त बदलता है हमारे आधे ज में, और यहाँ पे जो शब्द है हमारा ज्वल वो जस का तस आ जाता है, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ रख देते हैं और मिलकर हमारा शब्द बन जाता है उज्ज्वल। अब ये क्योंकि ज के नीचे हल लगा है तो आपको पता है ना कि ये आधा है, और यहाँ पे ये भी शब्द हमारा वर्तनी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उज्ज्वल में हम एक ज पूरा कर देते हैं और वही अशुद्धि हो जाती है। जिस उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है उजाला, वो उसके अंदर हमारे दोनों ज आधे ही होते हैं, ये हमें पता ही है और इसी का हमें ध्यान रखना है अपनी परीक्षा के अंदर। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम उज्ज्वल पूरे ज के साथ बनता है तो वहाँ अशुद्धि नहीं मानी जाती, क्योंकि वह अपने नाम को वैसे लिख रहा है। लेकिन जब उज्ज्वल शब्द का भाव आता है उजाला से तो वहाँ वो शब्द हमारा दोनों ज आधा वाला ही होता है, और यह आपकी परीक्षाओं में रिपीट मोड पे आता है। याद आया? तो इसमें आपको संधि भी पता चलती है कि अगर आपसे कोई पूछे उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला नियम और ये वाला नियम, अगर इन दोनों को आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आपको ये पता है कि इन दोनों में क्या हुआ है। वर्ण था हमारा च, वर्ण था हमारा छ, वर्ण था हमारा ज और वर्ण था हमारा झ। बताइए इनका आपस में क्या संबंध है। इनका आपस में हमें संबंध दिखाई दे रहा है, अरे ये तो च वर्ग के ही तो चारों वर्ण हैं, और ये च वर्ग के चारों वर्णों को हमने दो भागों में तोड़ा था, ये वाला नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। जब हमारा त मेल कर रहा है इन दोनों के साथ तो त हमारा बदल जा रहा है च में, और जब ये वाला त यानी ये त हमारा मेल कर रहा है इन दोनों के साथ तो ये त बदल जा रहा है हमारा ज में। इस तरह से आप इन दोनों नियमों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, और ये थी हमारी छोटी वाली ट्रिक। याद आया कुछ? तो याद आना चाहिए। आप लोगों ने जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। ये जो बैच हमारा चल रहा है ये यूपीएसआई वाले बच्चों की याददाश्त लौटाने के लिए है, जिन्होंने मुझसे बैच पढ़ा है, चाहे यूट्यूब पर चाहे एप्लीकेशन पर। अगर आप नए हैं या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये उतना ही फायदेमंद है जितना कि यूपीएसआई वाले छात्रों के लिए है। और अगर मान लीजिए कि आप में से कोई ऐसा छात्र है जिसने मेरा बैच आज तक नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, तो वो निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकता है, उसे भी फिर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो याद आई चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं और याद दिलाते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? तीसरे नियम में हमने पढ़ा था कि ता का परिवर्तन कभी ट में, कभी ड में, कभी ल में हो जाता है, तो वो किस स्थिति में हो जाता है? तो ये ट ड ल, और ट ड ल को याद रखना, ट ड ल, ट ड ल, ट ड ल। अब ट ड ल करके याद रखोगे तो इससे आपको तीनों को पता चल जाएगा सेम टू सेम, जिस वर्ण से इसका मेल होगा उसी में परिवर्तित होगा, जिससे मेल करेगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये ऐसा है यहाँ पर त कि जिसके पास जाएगा उसी से उसी के जैसा हो जाएगा। तो जब ये त मेल करेगा ट से तो स्वयं को बदल देगा किस में? ट में, और यहाँ पे जो कुछ होगा जस का तस आ जाएगा। अगर ये त जाएगा ड के पास तो ये त बदल जाएगा ड में, और यहाँ जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। और वही ये त मेल करेगा ल के साथ तो ये त बदल जाएगा ल में, और यहाँ जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। और इस तरह से हम शब्द में उदाहरण देखेंगे कि त का मेल ल से होगा, तो त का मेल ल से हो रहा है तो यानी ट ड ल में तो उसके जैसा ही मिल जाएगा ये त, तो ये ल ही बन जाएगा। अब ये ल बन जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ ये शब्द आ गया हमारा, और यहाँ पे आ गया ये शब्द हमारे पास क्या बन के आया? तल्लीन। तत् माने उसमें, लीन माने लगा हुआ, तल्लीन या किसी चीज में लगा हुआ, उसमें लगा हुआ, तल्लीन है वो तो।
पढ़ाई में, ठीक है। तो आप लोग भी तल्लीन हो जाइए अपनी पढ़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि त का च तथा श का छ में परिवर्तन कब होता है। अब याद करना, ये वो वाला पॉइंट है जिसमें हमारी मिसाइल विधि लागू होती है। हमने कहा था ना मिसाइल विधि लागू होती है, तो इसमें मिसाइल विधि मतलब दोनों वर्ण आपस में मेल करेंगे, मेल करने के बाद ये किसी और में बदल जाएगा, ये किसी और में बदल जाएगा। याद आई ना मिसाइल विधि, तो मिसाइल विधि यहीं पे लागू होती है। तो ये किस परिस्थिति में होता है, जब ता मेल करता है किसी तालु श के साथ, तो ये जो हमारा ता है ये बदल जाता है च में, और ये जो हमारा श है तालु श ये बदल जाता है छ में, और बाकी ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो उदाहरण देखेंगे हम, यहाँ पे शब्द दिया है उत प्लस श्वास, तो यहाँ पे त का मेल जब इस तालु श से होता है तो त बदल जाता है च में, और यहाँ पर ये जो श है हमारा ये बदल जाता है छ में। अब क्योंकि श आधा है तो छ भी आधा ही यहाँ रहेगा। बचा हुआ टुकड़ा क्या है यहाँ रख लिया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पे क्या आया रख लिया, जोड़ देंगे इसको, आधा च हो गया, छ भी हमारा आधा है तो नीचे हल आ जाएगा, पूरा शब्द यहाँ पे रख दिया और शब्द बन गया उच्छ्वास। श्वास का मतलब सांस लेना, उच्छ्वास का मतलब हो गया तेज गति से सांस लेना अर्थात हाँफना, ठीक है। तो वही उसी से बना शब्द है हमारा, ये भी पॉइंट हमें समझ में आ गया। अगले पॉइंट में भी हमारी मिसाइल विधि लागू होती है। कहता है कि त द में और ह ध में कब परिवर्तित हो जाता है, वो पॉइंट हमें देखना है। तो त का मेल जब हम ह से करते हैं तो ये त बदल जाता है द में, और ये ह बदल जाता है ध में, और इस तरह से हमें ये एक फॉर्मूला मिल जाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे कि उत प्लस हार, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये त बदलता है हमारा द में, ये ह बदलेगा हमारा ध में। अब जब हम इसे मिला रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टुकड़ा बचा वो क्या बचा, आर बच गया, ठीक है। उसको हमने इसे निकाला ना, ह को यहाँ निकाला तो ह बन गया ध में। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, ऊ। अब इसको जोड़ देंगे, ये आ इस ध को पूरा करेगा ही, तो ये द हमारा आधा रह गया, ध हमारा इसके साथ जुड़ गया। अब आप जानते ही हैं कि द और ध मिलकर एक और युग्म बना लेते हैं संयुक्त अक्षर की तरह, ये या ऐसे आ जाएगा और शब्द बन गया हमारा उद्धार। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मानक रूप तो यही है, तो उद्धार शब्द बन गया हमारा। उत प्लस हार से बना उद्धार, और संधि कौन सी लागू हुई हमारी, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट नंबर 4 हमारा आता है छ संबंधित नियम। छ संबंधित नियम में हम देखते हैं कि च का आगमन होता है। ये वो वाला पॉइंट है जिसे हमने कहा था संतान नियम, यानी दो वर्ण मिलकर एक तीसरे वर्ण का आगमन आ जाता है। तो वही कि च का आगमन कब होता है, किस परिस्थिति में होता है। तो देखो ध्यान दो, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई लघु वर्ण है या कोई दीर्घ आ है और उसका मेल किसी छ से हो रहा है, यानी छ के साथ, छ व्यंजन के साथ अगर उनमें से किसी का मेल हो रहा है, तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो यहाँ एक नया वर्ण च आ जाता है। ये छ भी यहाँ जस का तस आ जाता है, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है लघु स्वर, वो लघु स्वर भी, अब इसे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, पता चले कि आप कुछ और ही समझ लो यहाँ पे। तो जो ऊपर लिखा है उसमें से कोई सा भी यहाँ पर जो है वो जस का तस यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये नए वर्ण का आगमन होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, शब्द दिया है हमारा तरु प्लस छाया, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ऊ है ना, छोटा ऊ, तो इधर छोटा ऊ है और इधर क्या है हमारा छ, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में मेल करते हैं तो नए वर्ण च का आगमन होता है। ये ऊ भी यहाँ जस का तस रहेगा, छ भी यहाँ जस का तस रहेगा, तो यहाँ पर ये जस का तस शब्द आ गया छाया, और यहाँ पे जस का तस शब्द आ गया तरु, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमारा तरुच्छाया। तरु माने होता है पेड़ यानी वृक्ष, और छाया माने उसकी छाया, तो तरुच्छाया मतलब पेड़ की छाया,
और इस तरह से हमारा ये शब्द बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमने देखा मां संबंधित नियम। ध्यान रखिएगा, मां संबंधित नियम में वापस से हमारी कौन सी विधि लगेगी? वही घुसपैठिए वाली विधि लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मां का पहला पॉइंट कहता है कि जो हमारा मां है उस मां का पंचमाक्षर में परिवर्तन किस परिस्थिति में होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा मां है, अगर उस मां का मेल किसी भी वर्ण से होता है, किस वर्ण से होता है, जिस वर्ण के में मेल होने पर उसका मां का परिवर्तन पंचमाक्षर में होता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बता रहा है कि अगर मां मेल करता है क वर्ग में, तो ये मां क वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जस का तस आ जाएगा। घुसपैठिया विधि लागू होती है तो वैसे वाला ये नियम काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा मां च वर्ग के साथ मेल करता है तो ये मां हमारे च वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा और यहाँ जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। अगर ये मां ट वर्ग के साथ मेल करता है तो ये मां स्वयं को ट वर्ग के पंचमाक्षर में बदल देता है और यहाँ पर जो ट वर्ग है वो जस का तस आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट कि अगर ये मां त वर्ग के साथ मेल करता है तो ये मां स्वयं को त वर्ग के पंचमाक्षर न में बदल देता है और यहाँ जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। ठीक उसी तरह से ये मां अगर प वर्ग से मेल करता है तो ये प वर्ग के पंचमाक्षर म में बदल देता है और यहाँ पे जो कुछ भी है वो जस का तस आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि मां का परिवर्तन म में हो रहा है तो यहाँ हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, और जब हमें दिखाई नहीं देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो वैसे का वैसा ही आ गया। ध्यान रखिएगा, विकार उत्पन्न होता है, जो नियम काम कर रहा है वैसे ही होता है। पर वहाँ पे बात ये है कि मां का मेल पंचमाक्षर, मतलब मां का मेल अगर प वर्ग से होता है तो प वर्ग का पंचमाक्षर ही मां है तो वो उसी में ही बदलेगा, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इसमें संधि होती है, विकार होता है, इसलिए ये इसमें रहता है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मां का मेल किससे हो रहा है? ग क वर्ग से हो रहा है, दोनों का मेल होगा तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? ये आ जाएगा क वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा, गति इसी तरह से आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? स बचेगा। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संगति हो जाएगा। अब जो ये पंचमाक्षर है आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये इसके नीचे हल रहेगा और बिंदी यहाँ रहेगी। ठीक है, ये संगति। अब देखो, याद करो वो नियम जब मैंने आपको पंचमाक्षर का नियम बताया था, जो आधुनिक समय में हमारे किस में प्रयोग होता है? जो आधुनिक समय में प्रयोग होता है टंकण विधि के रूप में। ये क वर्ग का वर्ण है और इससे पहले इसका पंचमाक्षर आ रहा है, तो ये पंचमाक्षर स्वयं को किस में बदल देता है? तो यह स्वयं को अनुस्वार में बदल देता है और ये शब्द हम ऐसे लिखें, संस्कृत में ऐसे मिलेगा, हिंदी में ऐसे मिलेगा, संगति। ठीक है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे सम प्लस पूर्ण। अब ध्यान दो, यहाँ पर मां का मेल प वर्ग से हो रहा है तो मां स्वयं को मां में ही बदलेगा और यहाँ पे जो हमारा शब्द है वो इस तरह से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा जो है वो इस तरह से आ गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स हो जाएगा, ये आधा मां हो जाएगा, ये पूर्ण, इस तरह से तो शब्द बन गया संपूर्ण। तो संस्कृत में हम इसको ऐसे लिखेंगे, किंतु अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे तो हम इसको बिंदी में बदल देते हैं, ये यहाँ पर हमारा संपूर्ण। तो आप इसको इस तरह से लिखो, ये संस्कृत में, ये हिंदी में, इस तरह से। ठीक है, तो मां का पंचमाक्षर में परिवर्तन, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इस मां का दूसरा पॉइंट कि मां का अनुस्वार में परिवर्तन किस परिस्थिति में होता है। तो मां का अनुस्वार में परिवर्तन होता है किस परिस्थिति में? यदि किसी मां का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से करते हैं तो ये मां स्वयं को बदल देता है किसमें? तो ये मां बदल जाता है
अनुस्वार में, और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो जस का तस आ जाता है। तो ये अपने आप को किस में बदलता है? अनुस्वार में। तो देखेंगे यहाँ पर शब्द है हमारा यहाँ पे सम प्लस योग। तो देखो यहाँ पर ये जो म है ये स्वयं को किस में बदल देता है? अनुस्वार में, और यहाँ पे ये शब्द आ जाता है योग, और यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा स। ध्यान देना, अब अनुस्वार ऐसे आ रहा है तो इसके पीछे ऐसे नहीं रहेगा, ये स के ऊपर मात्रिक रूप में लग जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा संयोग। तो सम प्लस योग, तो ये बन गया हमारा संयोग। ठीक उसी तरह से सम प्लस सार, तो देखो यहाँ तो अंतस्थ व्यंजन था, यहाँ ऊष्म व्यंजन आ गया, इसका मेल इसके साथ होगा तो ये म हमें स्वयं को बदलेगा किसमें? अनुस्वार में। यहाँ पे बचा हुआ शब्द आ जाएगा सार, यहाँ पे बचा हुआ शब्द आ जाएगा वर्ण, जो बचेगा टुकड़ा वो स हो जाएगा। अब ये अनुस्वार फिर से इसके साथ मात्रिक रूप में ही चढ़ेगा और यह शब्द बन जाएगा संसार। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया। तो यहाँ हमारा जो म है वो किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। दिख रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर म अनुस्वार में बदल जाता है, किन के साथ? ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा अंतिम पॉइंट आता है व्यंजन संधि के अंदर एक पॉइंट अगर कि जो हमारा दंत स है, इस दंत श का मूर्धा श में परिवर्तन कब होता है, किस परिस्थिति में होता है? तो इसके लिए आता है, अब देखो प्रयोग यहाँ पर होगी तो घुसपैठिया विधि ही, लेकिन थोड़ी उल्टी तरफ से हो जाती है। हमने अभी तक क्या किया था? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही बदलता था, लेकिन इसमें क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। अभी इसमें द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बदलेगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो परिवर्तन इसमें होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा और ये जस का तस रहेगा। तो जो घुसपैठिया विधि है वो यहाँ पे पलट सी जाती है थोड़ी। तो देखो कि अगर किसी दंत स का मेल किससे होता है? अ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से, यानी जैसे 11 स्वर हैं तो 11 स्वर में से 2 स्वर अ आ को छोड़कर बाकी बचे 9 स्वर में से कोई सा स्वर अगर होता है तो वहाँ पे हमारा जो ये स होता है, जब इसका मेल करते हैं तो ये श हमारा दंत स मूर्धा श में बदल जाता है और यहाँ पे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है हमारा वी प्लस सम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है? छोटी ई है ना यहाँ, और यहाँ पे क्या है? ये स। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो इस स का मेल इस लघु ई के साथ हो रहा है, आ को छोड़कर है, तो ये वाला स जो है हमारा मूर्धा श में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा, बचा हुआ टुकड़ा जो है वो हमारा जस का तस आ जाएगा और शब्द हमारा क्या बन गया? विषम। और इस तरह से विषम शब्द के अंदर हमारी व्यंजन संधि आ जाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये थी आपकी व्यंजन संधि और इतने में ही हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है। अब मान लीजिए आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए, जैसे कुछ छात्र कह रहे थे कि मैम पीडीएफ दे देना, तो मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी। तो जल्दी से फटाफट से मैं आपको ये दिखा देती हूँ। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, अगर आपके पास होगा, अगर नहीं भी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए निधि एकेडमी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप में से कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिनके पास हो सकता है कि मेरा अभी कुछ पुराने वाला एप्लीकेशन हो, क्योंकि अभी एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, तो आप एक बार इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, या जिन्होंने अभी किया है तो उनका ये रहेगा उनके पास। ठीक है, तो इसमें जब हम इस एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमें ऐसा सामने दिखेगा, यहाँ पे ये जो YouTube वाला बॉक्स बना हुआ है हमारा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला चैनल आपको दिख जाएगा। इसमें आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है याददाश्त लौटाने वाली क्लास। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी, और जो वीडियो होगी, जैसे इससे पुरानी वाली वीडियो है तो उसके ही बगल में ये आइकन आपको दे रखा होगा पीडीएफ का ऐसे बना के। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज मैंने आप लोगों को व्यंजन संधि करवाई है। ठीक है, इसी तरह से हम विसर्ग संधि भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।